हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आभा पावर एंड स्टील के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2004 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 19 से 20 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी अगर हम बात करेंगे, जो अलग अलग ग्रेड के यहाँ पे जो आयरन और स्टील होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और जिसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे माइल्ड स्टील आ गया, फिर उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कास्ट आयरन आ गया, मैंगनीज स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, फिर उसके अलावा लो और हाई एलॉय के जो कास्टिंग्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ यानी कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यहाँ पे नजर आता है। इसी अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 3 लाख से भी ज़्यादा स्क्वायर फीट का एरिया में टोटल यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो ये टोटल एरिया काफ़ी अच्छा ये नंबर है। कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा ये पॉजिटिव यहाँ पे कंपनी के लैंड बैंक के हिसाब से यहाँ पे कंपनी को मार्केट को यहाँ पे ये लगेगा। अब अगर हम इंस्टॉल कैपेसिटी की अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग ईयरली कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 14,400 मैट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी हमें यहाँ पे ये कंपनी की नजर आती है। तो डेफिनेटली देखा जाए थोड़ा अच्छा नंबर है, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी थोड़ा एक्सपांशन से रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, तो वो मार्केट को थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव लगता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो उसको यहाँ पे कंपनी को एक्सपांड करना है, यानी कि थोड़ा वहाँ पे कंपनी को उसको अपग्रेड करना है। तो उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो नॉर्मली बिजनेस के अंदर जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए पर्टिकुलरली कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें यहाँ पे इतने अच्छे नजर नहीं आते। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से लेकर अगर हम उससे पहले लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि 2022 में लगभग 54 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर अगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली, लगभग 55 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें होता हुआ नजर आया। और अभी अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये 51 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स है वो हमें यहाँ पे और कम होते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 साल के नंबर्स यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और इस बार भी अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 6.5 महीने के लगभग का डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। और कंपनी ने अराउंड 37 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट करता है कि लगभग 65 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू का नंबर ये कंपनी का हमें होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे और उसमें भी ऐसा लगता है कि अभी ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े नंबर्स को यहाँ पे इन्फ्लेट किया गया है। क्योंकि अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में इतने हाई रेवेन्यू पे कंपनी का 71 लाख के लगभग ये कंपनी का लॉस था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में कोई ज़्यादा रेवेन्यू के अंदर में कोई ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये सीधा 1 करोड़ 40 लाख के लगभग हमें यहाँ पे होती हुई नजर आई थी। उसके बाद रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 3.5 करोड़ से कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें सीधा 1 करोड़ 40 लाख से 3 करोड़ 78 लाख के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। देखिए ये कैसे पॉसिबल, क्योंकि देखिए जहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स ऑलमोस्ट 5 से 6% से हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर सीधा डबल से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो देखिए ये डेफिनेटली बिल्कुल भी पॉसिबल मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली यहाँ पे नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स भी इतने ज़्यादा रेवेन्यू के पॉइंट से हमें यहाँ पे इतने अच्छे नजर नहीं आते। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो उस पर हमें यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट यहाँ पे नहीं होता है। और अभी अगर हम देखेंगे तो 6 महीने में पिछले साल जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था उसके ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 20-25% कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें यहाँ पे कम नजर आते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो कंपनी ने पिछले साल जितना प्रॉफिट कमाया था उसके लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे उसके बराबर यहाँ पे कंपनी ने अपने प्रॉफिट के नंबर को दिखाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए मेरे हिसाब से यहाँ पे वो बिल्कुल भी यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उससे यहाँ पे अलाइन करता हुआ हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 नवंबर को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 29 नवंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 75 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1600 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 1,20,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 38 करोड़ 54 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 31 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी अगर हम 7.5 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा।
अब अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। लेकिन इसमें अगर हम एक नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा ये आईपीओ का इशू साइज की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा इशू साइज कंपनी का बड़ा है। और यहाँ पर अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा है, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स प्राइस इशू हमें यहाँ पे ये नजर आता है। क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो यानी कि ऑलमोस्ट 19 करोड़ के जो यहाँ पे कंपनी के शेयर्स है वो हमें यहाँ पे रिटेल कोटा में मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, और वहाँ पर अगर रिटेल को यहाँ पे अच्छे खासे शेयर अगर मिलेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लिस्टिंग के दिन काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 3 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 3 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 4 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 139 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल की जो कंपनी की अर्निंग्स है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट 36 टाइम के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। एट दी एंड अगर हम बात करेंगे तो ये मेटल इंडस्ट्री में यहाँ पे नजर आती है। इस टाइप की कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली मार्केट 15-20 से ज़्यादा का पी रेशियो देने का ये इंडस्ट्री को काम नहीं करता है। तो अगर हम इनके वैल्यूएशन के कंपेरिजन में अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट डबल के वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और वहां पर भी अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ इतना ज्यादा कोई फिनोमिनल हमें पर्टिकुलरली कंपनी का नजर नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी कॉस्टली है। और अगर हम यहाँ पे मोस्टली अगर हम कंपनी के शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो एचएनआई और रिटेल के पास में हमें यहाँ पे शेयर जाते हुए नजर आएंगे, तो काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर भी हमें यहाँ पे लिस्टिंग के दिन देखने को मिल सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये आईपीओ को क्लियर कट आपको अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि अगर हम करंटली अगर मार्केट के अगर हम सिनेरियोज की भी अगर हम बात करेंगे तो मार्केट भी अभी करंटली अभी सही सिचुएशन में है। क्योंकि अगर हम देखेंगे बहुत सारे लोग अगर खास करके हम एसएमई कंपनीज में अगर हम बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी एसएमई कंपनीज है जिसकी पहले काफ़ी ज़्यादा हाइप हमें बनती हुई नजर आ रही थी। वो स्टॉक अगर हम बात करेंगे ऑलरेडी 40% नीचे, और वहाँ पे कोई उनको लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो अभी करंटली जितने भी इन्वेस्टर्स है मोस्टली एसएमई इन्वेस्टर्स, वो भी करंटली उनके पास जो ऑलरेडी शेयर पड़े हुए उनके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉसेज में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे टाइम पे ऐसी कंपनी में जहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी लिमिटेड है और डाउनसाइड रिस्क काफ़ी ज़्यादा हमें पर्टिकुलरली नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। मैं 100% ये आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं, और मेरा रिकमेंडेशन भी यहाँ पे यही रहने वाला है कि ये आईपीओ को आपको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि आभा पावर एंड स्टील के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।